तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। इससे पहले हमें क्रमित युग्म के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। क्रमित युग्म क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। क्रमित युग्म का मतलब है एक कोष्ठक के अंदर दो चीजों का एक निश्चित क्रम के हिसाब से बैठना। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं और वहां पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1, 2 लिखते हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है क्रमित युग्म का। क्यों है ये क्रमित युग्म का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल? क्योंकि हम जब भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो हम सबसे पहले भुज लिखते हैं और फिर हम लिखते हैं कोटि। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम कोटि पहले लिखें और भुज को बाद में लिखें। तो इसका मतलब एक फिक्स ऑर्डर है यहां पर कोऑर्डिनेट लिखने का। वो फिक्स ऑर्डर क्या है कि पहले भुज लिखा जाएगा और उसके बाद कोटि लिखा जाएगा। तो इसीलिए ये दो चीजें जो इस कोष्ठक के अंदर बैठी हैं, जो इस P के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो क्या कहलाती है? वो क्रमित युग्म है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा युग्म है जिसका ऑर्डर फिक्स है कि भुज ही कोटि के पहले बैठेगा, कोटि कभी भी भुज के पहले नहीं बैठ सकती। तो क्रमित युग्म का एग्जाम्पल आपने देखा, क्रमित युग्म आपने जाना क्या होता है। अब अपन आते हैं दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन में। जैसे मान लो मेरे पास दो अरिक्त समुच्चय हैं A तथा B। इनका कार्तीय गुणन A क्रॉस B से प्रदर्शित किया जाता है और ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो सभी क्रमित युग्म होते हैं जो जिसमें A, जो स्मॉल a है, वो समुच्चय A से संबंधित होगा तथा जो स्मॉल b है वो समुच्चय B से संबंधित होगा। ठीक है, मतलब A क्रॉस B एक ऐसा सेट है, एक ऐसा समुच्चय है किनका क्रमित युग्मों का, जिन क्रमित युग्मों में जो रूल है वो क्या है कि पहला अवयव हमेशा A से होगा और दूसरा अवयव हमेशा B से होगा। क्या ये बात समझ में आती है आपको? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो A के अंदर है मेरे पास 1, 2, 3 एलिमेंट्स, B के अंदर मैंने लिया सिर्फ P और मैं लिखना चाहता हूं A क्रॉस B। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, A क्रॉस B का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अवयव क्रमित युग्म होते हैं और वो ऐसे क्रमित युग्म होंगे जिनमें पहला अवयव हमेशा A से आएगा, दूसरा अवयव हमेशा B से आएगा, क्योंकि मैं A क्रॉस B कर रहा हूं। अगर मैं B क्रॉस A करूंगा तो फिर पहला अवयव उन क्रमित युग्मों में B से आएगा और दूसरा अवयव A से आएगा। क्योंकि यहां पर मैं A क्रॉस B कर रहा हूं तो मुझे सभी पॉसिबल क्रमित युग्म यहां पर लिखने हैं इस तरीके से कि पहला अवयव A से आए और दूसरा अवयव B से आए। तो पहला क्रमित युग्म बनेगा 1 को लेकर, 1 और P को ले लेते हैं, दूसरा 2 और P को ले लेते हैं, तीसरा 3 और P को ले लेते हैं। यहीं पर मैं आपको एक बात और बता देता हूं। आपने देखा यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A 3 थे और यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B 1 था। तो अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B निकालना है तो आपको NA इंटू NB कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो NA कितने थे? 3, NB कितना था? 1। तो 3 इंटू 1 3, यानी कि 3 क्रमित युग्म बनने चाहिए थे, जो कि बन भी रहे हैं, 1, P, 2, P, 3, P। ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कार्तीय गुणन को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट है। इस नोट में एक छोटा सा टॉपिक मैं ले रहा हूं। टॉपिक है क्रमित युग्मों की समानता। क्रमित युग्मों की समानता। ठीक है, इसके हिसाब से क्या है, अगर मान लो मेरे पास दो क्रमित युग्म है A1, B1 और A2, B2, करेक्ट है। अगर ये दोनों बराबर लिखे हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि पहले क्रमित युग्म का पहला कंपोनेंट दूसरे क्रमित युग्म के दूसरे कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के बराबर होगा। इसी प्रकार से पहले क्रमित युग्म का पहला कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट दूसरे क्रमित युग्म के दूसरे कंपोनेंट के बराबर होगा। ठीक है, B1 बराबर B2। क्लियर है? इस पर एक एनसीईआरटी टाइप का एग्जांपल अगर अपन करें तो मान लो x + y, x - y बराबर लिखा हुआ है
1,3 के। ओके, और आपसे बोला है कि x और y निकालिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रमित युग्म अगर बराबर होते हैं तो जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले कंपोनेंट के बराबर होगा, इसी प्रकार पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे कंपोनेंट के बराबर होता है। तो अगर उस बात को अपन फॉलो करें तो x प्लस वाई, जो कि इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट है, बराबर होगा 1 के, और x माइनस वाई बराबर होगा 3 के। दोनों को जोड़ दोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू आएगी -1। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके पास दो सेट्स दे रखे हैं a और b, दोनों सेट्स के अवयव आपके सामने लिखे हुए हैं। आपसे a क्रॉस b पूछा है, a क्रॉस a पूछा है, a क्रॉस b और b क्रॉस a का इंटरसेक्शन भी पूछा है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में a क्रॉस b अगर मुझसे पूछा है तो इसका मतलब है मेरे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर क्रमित युग्म अवयव के रूप में बैठे होंगे, और उन क्रमित युग्मों में जो पहला अवयव होगा वो a से होगा और दूसरा अवयव b से होने वाला है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कितने टोटल क्रमित युग्म बनेंगे। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b में 2 × 3 यानी कि 6 एलिमेंट्स आने चाहिए। तो पहला जो है वो है a,1, फिर a,2, फिर a,3, दूसरा जो है वो है b,1, फिर b,2 और b,3। तो ये है मेरे पास a क्रॉस b। फिर a क्रॉस a की बात करते हैं। a क्रॉस a में अगर हम बात करें तो वो क्रमित युग्म आने वाले हैं जिसमें पहला अवयव भी a से होगा और दूसरा अवयव भी a से ही होगा। अब a में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो a क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं? 2 × 2 यानी कि 4 एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो पहला होगा कि मैं a को a के साथ ही ले लूं, फिर a को मैं b के साथ ले लूं, फिर मैं b को b के साथ ले लूं और b को a के साथ ले लूं। तो इस तरीके से a क्रॉस a मैं बना सकता हूं। आगे बढ़िए, a क्रॉस b और b क्रॉस a का इंटरसेक्शन मुझे चाहिए। a क्रॉस b तो मेरे पास ऊपर है ना। b क्रॉस a मैं जरा बना लेता हूं यहां पर, है ना। तो b क्रॉस a जब मैं बनाऊंगा, एलिमेंट्स तो उतने ही आएंगे, 6 एलिमेंट्स से आने वाले हैं। लेकिन बस क्या होने वाला है, इन सब क्रमित युग्मों में जो एलिमेंट्स लिखे हुए उनको आप स्वैप कर दीजिए, जो दूसरा है उसको पहला बना दीजिए, क्योंकि अब जो पहला एलिमेंट है वो b से आना चाहिए। तो हमारे पास बनेगा 1, a 1, b, फिर 2, a 2, b, फिर 3, a 3, b। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके पास 6 एलिमेंट्स, 6 क्रमित युग्म आ गए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो आप देख सकते हो कोई इंटरसेक्शन निकल ही नहीं सकता, क्योंकि a क्रॉस b में सभी क्रमित युग्मों में पहले अवयव a से थे और b क्रॉस a में सभी क्रमित युग्मों में पहला अवयव b से था। तो इनमें कोई कॉमन आ ही नहीं सकता। तो इसका आंसर जो होगा वो 5 होने वाला है। क्लियर है? अब यहां पर मैं एक नोट और लिखवाने वाला हूं आपको। नोट देखिए, नोट का पहला बिंदु है कि यदि a तथा b दो अरिक्त समुच्चय हैं, यदि a तथा b दो अरिक्त समुच्चय हैं तथा a व b में से, ध्यान दीजिएगा, कोई एक अपरिमित है, अपरिमित यानी जिसके अवयवों को न गिना जा सके, अपरिमित है, तो a क्रॉस b भी अपरिमित समुच्चय होगा। a क्रॉस b भी अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि उस केस में क्रमित युग्म भी इनफाइनाइट बनेंगे और अगर इनफाइनाइट क्रमित युग्म बनेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम उन क्रमित युग्मों की गणना नहीं कर पाएंगे, और जब क्रमित युग्मों की गणना नहीं कर पाएंगे तो a क्रॉस b एक इनफाइनाइट सेट ही होगा। ठीक है। दूसरी बात, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से लिखवा देता हूं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हम m माने,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, या इसको अपन पी कर लेते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी अपन क्यू कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, दैट इज पी इंटू क्यू। करेक्ट है, P इंटू क्यू के बराबर होने वाला है। क्लियर? इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक सामने लिखा हुआ है संबंध यानी कि रिलेशन। ठीक है, रिलेशन की डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके बाद इसमें हम इसके डोमेन को, इसके रेंज को यानी कि प्रांत और परिसर को पढ़ते हुए टाइप्स ऑफ रिलेशन पर जाएंगे। उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं इस लेक्चर में, यह मैं आपको पहले ही बता दूं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा अब यहाँ से लेक्चर को। संबंध मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कई बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि रिलेशन आखिर होता क्या है, और वो रिलेशन और इसी वजह से वो रिलेशन और फंक्शन में फ़र्क भी नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है उनके लिए करना। ठीक है, तो अब आप इस बात का ध्यान रखेंगे जो भी हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो रिलेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके डेफिनेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी परिभाषा। देखिए अगर किसी रिलेशन R को हमने समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित किया है ना, फंक्शन को भी इसी तरीके से लिखते हैं, आपको पता है, फंक्शन डिफाइन फ्रॉम सेट A टू सेट B। इसी तरीके से अगर किसी रिलेशन को मैंने सेट A से सेट B में डिफाइन किया है, तो इसका मतलब यह है कि वो जो रिलेशन है वो सबसेट या बराबर होगा A और B के कार्तीय गुणन का, यानी कि A क्रॉस B का। ठीक है, जब भी कोई रिलेशन R समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित होता है, तो इसका मतलब यह है कि वो रिलेशन R A क्रॉस B का उप समुच्चय होगा, या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, अब इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये लाइन वापस रिपीट कर रहा हूं रफीक जी, अब इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर दो सेट्स लिए हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो है पेले, मशहूर फुटबॉल प्लेयर है, विराट जानते हो आप, नडाल को भी आप जानते हो, टेनिस प्लेयर है। और बी में मैंने गेम्स के नेम लिए हैं, टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉल। अब ध्यान से समझिएगा, रिलेशन की डेफिनेशन एक झटके में आपको समझ में आने वाली है। देखिए अब कोई रिलेशन आर सेट ए से सेट बी में बना, जिसका नाम है, भाई रिलेशन का नाम होना बहुत जरूरी है, का खिलाड़ी है। रिलेशन का नाम क्या है? का खिलाड़ी है। अब इस फ्रेज को आपको दिमाग में रखते हुए क्रमित युग्म बनाने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्रमित युग्म क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हमें पता है डेफिनेशन से कि रिलेशन आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो पहले हम बनाएंगे बच्चों ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बनाने के लिए मैं सभी नामों का पहला लेटर लूंगा, उससे आप समझ जाने से पहले, जैसे पहले के लिए मैं पी लूंगा, विराट के लिए मैं वी लूंगा। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो अपन ए क्रॉस बी बना लेते हैं। तो यहां पर 3 एलिमेंट्स हैं, यहां पर 3 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल जो अवयव आने वाले हैं ए क्रॉस बी में वो कितने आने वाले हैं? 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो पहले टेनिस के साथ हो गया, फिर क्रिकेट के साथ हो गया, फिर फुटबॉल के साथ हो गया, विराट के साथ भी यही हुआ। ठीक है, और फिर फुटबॉल, यही काम हमने नडाल के साथ भी कर दिया, और लास्ट में फुटबॉल। इस तरीके से हमने ए क्रॉस बी बना दिया। अब हमें रिलेशन आर के अवयव लिखने हैं। रिलेशन आर के अवयव, आर के अवयव लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रिलेशन का नाम है का खिलाड़ी है। पेले किसका खिलाड़ी है? फुटबॉल का खिलाड़ी है, तो पेले आएगा फुटबॉल के साथ। विराट किसका खिलाड़ी है? विराट क्रिकेट का खिलाड़ी है। नडाल किसका खिलाड़ी है? नडाल टेनिस का खिलाड़ी है। समझ में आई बात? ये रिलेशन आर के अवयव हैं। डेफिनेशन कह रही थी कि रिलेशन आर जो भी होगा ए से बी में, वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा या उसके बराबर होगा। अभी हम देख लेते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है। तो आप देखोगे कि क्या P, F ए क्रॉस बी में था? बिल्कुल था। क्या V, C था? बिल्कुल था। क्या N, T था? बिल्कुल था। इसका मतलब यह है कि ए क्रॉस बी जो सेट था उसके अंदर ही आर के अवयव बैठे हुए थे। इसका मतलब तो यह होता है कि आर जो है वो सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। तो इसका मतलब डेफिनेशन हमें समझ में आ गई है कि अगर कोई रिलेशन आर सेट ए से सेट बी में परिभाषित होता है
तो रिलेशन आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझा भी दिया है। ठीक है भाई। अब बच्चों अपन इसी रिलेशन को अलग रिप्रेजेंटेशन से पढ़ते हैं जिसको अपन मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मैपिंग के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे अपने पास दो सेट्स हैं ए और बी। ठीक है, ये ए और बी अपने पास दो सेट्स हैं। इसमें पेले, विराट और नडाल है। इसमें टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉल है। ठीक है, करेक्ट। तो पेले को आपने किससे मैप किया था? फुटबॉल से। विराट को क्रिकेट से और नडाल को टेनिस से किया था। तो दिस इज द मैपिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, रिलेशन आर डिफाइंड हुआ है सेट ए से सेट बी में। ठीक है, फंक्शन में भी इसी तरह की मैपिंग होती है, लेकिन क्या बेसिक डिफरेंस होता है रिलेशन और फंक्शन में, वो आप ध्यान से सुनिए। फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइंड हुआ है तो फिर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से मैप होना चाहिए। मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट बिजी होना चाहिए मैपिंग में, जबकि रिलेशन के साथ ऐसा नहीं है। ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स पार्टिसिपेशन करें मैपिंग के अंदर, जबकि फंक्शन के लिए बाउंडेशन है कि करनी ही पड़ेगी। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस यह है कि फंक्शन के अंदर सेट ए का कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा इमेज नहीं रख सकता। ठीक है, लेकिन रिलेशन के साथ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। रिलेशन के अंदर सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक से ज्यादा एलिमेंट से मैप हो सकता है, जबकि फंक्शन में ऐसा नहीं होता। ये बातें रिलेशन को और फंक्शन को अलग अलग कर देती हैं। क्या बात समझ में आई आपको? अब मैंने जो कहा मैं उसको एक बार एग्जांपल से भी समझा देता हूं। जैसे मान लो मैंने दो सेट्स लिए हैं, इस प्रकार से आपके सामने लिखे हुए हैं, और एक रिलेशन डेवलप किया ए से बी में, और मैंने क्या करा, ए को तो 2 से मैप कर दिया, क्लियर है, और बी को 4 से मैप कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो रिलेशन होगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है a,2 और b,4। करेक्ट है, लेकिन ये रिलेशन तो है ही। लेकिन आप सोच के देखो, क्या ये फंक्शन हो सकता था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फंक्शन होने के लिए सी की इमेज होना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है, बट ये रिलेशन तो है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल मैंने लिया, यहां पर मैंने p q r कर दिया, यहां पर मैंने 1 3 5 8 कर दिया। ठीक है, मैंने p को 1 से भी जोड़ा, मैंने p को 3 से भी जोड़ा, और q को मैंने 8 से जोड़ दिया। ये रिलेशन है। क्यों? क्योंकि रिलेशन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि रिलेशन शुड बी सबसेट और इक्वल टू a क्रॉस b। दैट्स इट। रिलेशन के अंदर अगर मैं एलिमेंट्स लिखूंगा तो p, 1 आएगा, p, 3 आएगा, और q, 8 आएगा। और डेफिनेटली ये सब ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं ये a क्रॉस b में मौजूद थे, वहीं से उठाकर लाए गए हैं। तो डेफिनेटली r इज सबसेट और इक्वल टू a क्रॉस b। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन तो हो गई, लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन के हिसाब से सेट ए का कोई भी एलिमेंट जो है वो एक से ज्यादा इमेज नहीं रख सकता। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये रिलेशन तो बिल्कुल है। क्या बात समझ में आई आपको? और दूसरी बात, सेट ए के अंदर यहां पर ये जो एलिमेंट है ये अनमैप्ड रह गया है। ठीक है, तो ये जो अनमैप्ड एलिमेंट वाला कंसेप्ट है ये रिलेशन में तो काम कर जाता है, लेकिन फंक्शन इस चीज की सहमति या इस चीज की परमिशन नहीं देता। ठीक है, फंक्शन के हिसाब से इस एलिमेंट, इस अवयव का भी कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। हजारों बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं आप उन पर क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी उस लिंक पर क्लिक करके प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संबंध का प्रांत, सह प्रांत व परिसर। देखिए क्या होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ये मैंने सेट ए लिया है और ये मैंने सेट बी लिया है। सेट ए के अंदर मैंने लिया है ए बी सी डी, सेट बी के अंदर मैंने लिया है 1 2 3 4 5 6।
ठीक है। अब मैंने एक रिलेशन आर डेवलप किया सेट ए से बी में, और इसकी मैपिंग मैंने क्या करी है, मैपिंग मैंने कुछ इस तरीके से करी है, ठीक है। ए को 1 से जोड़ा, ए को 3 से, बी को 4 से, ठीक है, सी को 6 से। तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन आर जो है, रिलेशन आर, उसके अंदर जो अवयव आएंगे वो कौन है, वो है a,1, वो है a,2, सॉरी a,3, एंड देन b,4 एंड फाइनली c,6। तो अब ध्यान से सुनिएगा, प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होते हैं किसी संबंध के। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रांत की। प्रांत का मतलब क्या है, सेट ए यानी कि समुच्चय ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय, उन सभी अवयवों का समुच्चय जो मैपिंग में भाग लेते हैं। मैपिंग आपको पता ही है, ये जो हम डायग्राम बनाते हैं इसको मैपिंग कहते हैं। मैपिंग में भाग लेते हैं, ठीक है। अगर ये डेफिनेशन है संबंध के प्रांत की, तो फिर जो डोमेन है, प्रांत को अपन डी से डिनोट करेंगे, डी ऑफ आर, यानी कि रिलेशन का डोमेन, ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं भाई। वैसे तो सेट ए में ए बी सी डी ये चारों बैठे थे, लेकिन हमने डेफिनेशन क्या लिखी है कि प्रांत केवल वो एलिमेंट्स होते हैं सेट ए के जो मैपिंग में भाग लेते हैं। मैपिंग में भाग किसने लिया, ए ने, बी ने और सी ने। तो रिलेशन का डोमेन जो बनेगा वो बनेगा ए, बी और सी। समझ में आया। फिर अपन बात करते हैं सहप्रांत की। सहप्रांत का मतलब है संपूर्ण समुच्चय बी, संपूर्ण समुच्चय यानी सेट, है ना, समुच्चय यानी सेट बी, संपूर्ण सेट बी जो होता है वो सहप्रांत होता है। मतलब ये डेफिनेशन सेम रही फंक्शन और रिलेशन में। इसका मतलब यह है कि जो इसका सहप्रांत होगा, जिसको अपन कोडोमेन यानी कि कोडोमेन ऑफ रिलेशन, सीओडी यानी कोडोमेन सहप्रांत होता है ऑफ रिलेशन, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है। अब आते हैं अपन परिसर पे। थर्ड, परिसर। देखिए परिसर क्या होता है, सेट बी के वो सभी अवयवों का सेट जो मैपिंग में भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो अपन इनको लिख लेते हैं, सेट बी के उन सभी अवयवों का सेट जो मैपिंग में भाग लेते हैं, जो मैपिंग में भाग लेते हैं। क्लियर है। तो इसके हिसाब से जो परिसर होगा, जिसको अपन रेंज कहते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है, रेंज ऑफ रिलेशन, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे भाई। मैपिंग में भाग लिया है 1 3 4 और 6 ने, ठीक है। तो 1 3 4 और 6 ये है इस रिलेशन का परिसर, ठीक है। समझ में आया। तो बच्चों अब आगे आपके सामने एक नोट लिखा हुआ है। नोट यह है कि यदि रिलेशन आर में ए कॉमा बी एक अवयव के रूप में है, तो इसका मतलब है कि ए इज रिलेटेड टू बी, है ना। इसको ए आर बी करके लिखा जाता है। मैथमेटिकल नोटेशन है, कई बार क्वेश्चंस में आ जाते हो, हमें पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि आर का नाम जो भी है उसको ए और बी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ए इज रिलेटेड टू बी। उसको लिखने का एक तरीका यह भी है, ए कैपिटल आर बी, ठीक है। इसका इस्तेमाल मैंने अगले क्वेश्चन में किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में जो संबंध आर पर जो है, जो संबंध आर परिभाषित है वो किस प्रकार परिभाषित है कि एक्स, एक बार रफीक जी कट कर दो, इसको हम दोबारा लेंगे, इस क्वेश्चन को और इस नोट को हम दोबारा लेंगे, ठीक है। वापस ले रहा हूं मैं। तो बच्चों अब आपके सामने स्क्रीन पर एक नोट लिखा हुआ है। उस नोट में क्या है कि यदि ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर, संबंध आर जो भी है उसके अंदर कोई अवयव
ए कॉमा बी पड़ा हुआ है, क्रमित युग्म ही उसके अवयव होते हैं, आपको पता है। तो उसका मतलब है कि ए और बी ने उस संबंध के परिभाषा को संतुष्ट किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी से संबंधित है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। तो मैथमेटिकल नोटेशन उसकी ये भी होती है कि ए कैपिटल आर बी, जिसका मतलब है ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अब इसका इस्तेमाल मैंने अगले क्वेश्चन में किया है। कोई संबंध आर है जो ए से बी में परिभाषित है, समुच्चय ए और समुच्चय बी आपके सामने है। संबंध आर की परिभाषा क्या है कि x रिलेटेड टू y, इसको कैसे रीड करते हैं, x इज रिलेटेड टू y, जिसकी परिभाषा क्या है कि y x से भाजित है। ठीक है, x y से संबंध रखता है और y x से भाजित है, यह रिलेशन की परिभाषा है। तो संबंध आर का प्रांत व परिसर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। देखो भाई, जैसा कि आप देख सकते हो परिभाषा यह है कि y को x से डिवाइड होना चाहिए, y यानी कि वो अवयव जो b में मौजूद हैं। तो आइए हम सेट a को यहां पर लिख लेते हैं 2 4 5, सेट b को भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 6 8। अब आप देख सकते हैं हमें किस तरीके से मैपिंग करनी है कि हमें समुच्चय बी में जो भी अवयव हैं उनको चेक करना है कि वो समुच्चय ए के किस अवयव से भाजित है। जो जिससे भाजित होगा वो उससे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परिभाषा यही है y x से भाजित होना चाहिए। तो अब आप ये देखिए, क्या 1 2 से 4 से 5 से भाजित है? बिल्कुल नहीं। क्या 2 किसी से भाजित है? बिल्कुल है। किससे है? 2 से है, तो 2 को 2 से जोड़ दो। 3 किससे भाजित है? 3 2 से भाजित भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं, तो किसी से भी नहीं जुड़ेगा। 4 2 से है और 4 से भी है। 6 2 से है केवल। 8 2 से है और 4 से है। तो ये आपने मैपिंग कर दी। अब अपन इस मैपिंग के हिसाब से आर के अंदर क्रमित युग्मों को लिखते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रफीक जी वाले। अब हम इस मैपिंग के हिसाब से संबंध आर जो है उसके अंदर क्रमित युग्मों को लिखना प्रारंभ करते हैं। आइए, सबसे पहले आएगा 2, 2, फिर आएगा 2, 4, फिर 2, 6, फिर 2, 8 और फिर आएगा 4, 8। करेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रांत और परिसर की। अगर मैं प्रांत की बात करूं तो सभी क्रमित युग्मों में जो पहला अवयव है उनका सेट यानी कि 2 और 4 वो आपका प्रांत है। अगर मैं परिसर की बात करूं तो सभी क्रमित युग्मों में दूसरे अवयवों का सेट यानी कि 2 4 6 8। करेक्ट है। यह है आपका प्रांत और यह है आपका परिसर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्रतिलोम संबंध, जिसको हम इनवर्स रिलेशन भी कहते हैं। अगर कोई रिलेशन आर सेट ए से सेट बी में परिभाषित है, ठीक है, तो जो उसका इनवर्स होगा उसको हम आर इनवर्स ऐसे लिखते हैं, प्रतिलोम की नोटेशन है। इसके लिए जरूरी है कि वो सेट बी से सेट ए में परिभाषित हो। क्लियर है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई क्रमित युग्म ए कॉमा बी अवयव है आर का, तो फिर बी कॉमा ए अवयव होगा आर इनवर्स का। क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि आर इनवर्स बराबर उन क्रमित युग्मों का अवयव जो रिवर्स होते हैं उन क्रमित युग्मों के जो कि आर में मौजूद है ना, बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंगिंग्स टू आर। आर यहां पर वास्तविक के लिए मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं रिलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, आर का मतलब यहां पर रिलेशन है, वास्तविक नहीं है जो आप हमेशा करते रहते हो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। तो इसका मतलब एक बात तो सीधी सीधी सी, अगर मैं मैपिंग से बात करूं, जैसे ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। अब ध्यान देना, एक संबंध आर मैंने ए से बी में बनाना है। यहां पर ए है, बी है, सी है, यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मैंने ए को 1 से जोड़ा, ए को 2 से जोड़ा और सी को मैंने 4 से जोड़ दिया।
तो इसका मतलब संबंध R में जो अवयव आएंगे वो हैं A,1, A,2 और C,4। अगर मुझे इसका इनवर्स लिखना है तो फिर वो हो जाएगा 1,A, 2,A, 4,C। क्या समझे आप इससे? इससे हमें यह समझ में आता है कि जो रिलेशन का प्रांत होता है वो उसके प्रतिलोम का परिसर होता है, और जो रिलेशन का परिसर होता है वो उसके प्रतिलोम का प्रांत होता है। ठीक है, तो ये बात हम बहुत अच्छे से लिख लेंगे यहां पर कि जो डोमेन होता है रिलेशन का वो दरअसल रेंज होती है आर इनवर्स की, तथा जो रेंज होगा रिलेशन का वो डोमेन होगा आर इनवर्स का। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप देख ही सकते हो यहां पर अगर मैं डोमेन ऑफ रिलेशन की बात करूं तो वो है ए और सी, रेंज ऑफ रिलेशन की बात करूं तो वो है 1 to 4। यहां पर अगर मैं डोमेन ऑफ आर इनवर्स की बात करूं तो वो है 1 to 4, और रेंज ऑफ आर इनवर्स की बात करूं तो वो है ए और सी। आप देख सकते हो कि जो डोमेन ऑफ रिलेशन था, रिलेशन का जो प्रांत था, वो दरअसल आर इनवर्स का परिसर है, और जो रिलेशन का परिसर था वो दरअसल आर इनवर्स का प्रांत है। ठीक है, बात समझ में आई? नोट यह है कि यदि संबंध आर समुच्चय ए से समुच्चय ए में ही परिभाषित है तो उसे समुच्चय ए पर बना हुआ संबंध यानी कि रिलेशन कहा जाता है। कहने का मतलब यह है, आपको पता ही है कि अगर आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित होता है तो आर सबसेट और इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी का। यहां पर मैंने बोला है कि कोई संबंध आर ए से ए में ही परिभाषित है, इसका मतलब वो आर उपसमुच्चय या बराबर है ए क्रॉस ए के। ऐसे संबंध की बात मैं कर रहा हूं, इसको बोलते हैं समुच्चय ए पर बना हुआ संबंध। इंग्लिश में बोला जाता है रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, हिंदी में बोला जाएगा समुच्चय ए पर संबंध। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट है संबंध के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें सबसे पहला मैंने लिया है रिक्त संबंध, जिसको हम इंग्लिश में वॉइड रिलेशन भी कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन भी कहते हैं। नाम से ही पता पड़ रहा है जिसके अंदर कोई भी क्रमित युग्म न हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मान लो सेट ए में मेरे पास 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। मैंने कोई रिलेशन आर डिफाइन किया सेट ए से सेट ए में। ठीक है, सच दैट जो इस प्रकार है कि x इज रिलेटेड टू y इंप्लाइज, अगर x y से रिलेटेड है तो वो ये इंप्लाई करेगा कि x माइनस वाई हमेशा 10 से बड़ा है। ठीक है, ये मैंने संबंध की परिभाषा रख दी। अब सोच के देखो कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूं, मैं 1 और 3 को ले लूं या 2 और 3 को ले लूं, उनका डिफरेंस जब मैं करूंगा क्या वो कभी 10 से बड़ा आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। कोई नंबर ही 10 से बड़ा नहीं है तो उनका डिफरेंस तो 10 से बड़ा आ ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि ये जो परिभाषा है इसके हिसाब से इस R के अंदर कोई भी क्रमित युग्म नहीं आएगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे फाई यानी कि एम्प्टी रिलेशन, रिक्त संबंध। ठीक है, इसके बाद आइए आप सार्वत्रिक संबंध यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन पे। समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सार्वत्रिक होगा यदि ए का प्रत्येक अवयव, याद रहे ए का प्रत्येक अवयव ए के हर एक अवयव से संबंधित हो। इसको अपन एक मैपिंग से समझते हैं। इसका मतलब क्या है? अभी ये जो मैंने लिखा है आर बराबर ए क्रॉस है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये समुच्चय ए है, यहां पर मैंने वापस से समुच्चय ए लगाया, यहां 1 और 2 है, यहां पर भी 1 और 2 है। क्लियर है? यहां पर मैंने संबंध आर को बनाया, इसके हिसाब से 1 1 से भी जुड़ना चाहिए, 1 2 से भी जुड़ना चाहिए, 2 1 से भी जुड़ना चाहिए और 2 2 से भी जुड़ना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के ये संबंध जो है ये सार्वत्रिक संबंध बनेगा। आप देख सकते हो अगर मैं ए क्रॉस ए यहां पर लिखना चाहता तो उसके अंदर एलिमेंट्स आते 1 1 1 2, फिर आता 2 1 2 2। यही हमारे पास क्रमित युग्म आते ए क्रॉस ए में। और आप देखोगे संबंध के अंदर भी क्या आए हैं 1 1, क्योंकि 1 1 से जुड़ा, फिर 1 2 से जुड़ा, फिर 2 1 से जुड़ा और फिर 2 2 से जुड़ा।
तो आप ये देख सकते हो कि संबंध R जो आया है वो किसके बराबर आ गया, A क्रॉस A के बराबर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समुच्चय A का हर एक अवयव समुच्चय A के ही प्रत्येक मतलब समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय A के ही हर एक अवयव से जुड़ रहा था। ठीक है, इस वजह से R और A क्रॉस A बराबर ही आने थे। जब भी ऐसा होता है तो वो संबंध जो है वो आपका सार्वत्रिक संबंध हो जाता है। ठीक है, थर्ड प्रकार है बच्चों तत्समक संबंध, जिसको हम आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं। समुच्चय A पर कोई भी संबंध तत्समक कहलाएगा यदि A का हर एक अवयव स्वयं से संबंध रखे। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्वयं से संबंध रखे। इसे आई ए से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि समुच्चय ए पर आपने इसको परिभाषित किया है तो आई ए से कर दो। अगर आप एन पर करोगे तो आई एन हो जाएगा, बी पर करोगे तो आई बी हो जाएगा, है ना। तो इसका जो मैंने ऊपर लिखा उसको मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं तो ए से ही जुड़ना चाहिए, जहां पर ए बड़े वाले ए से बिलोंग करता है जो कि समुच्चय ए है। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि मान लो समुच्चय ए में 1, 2 और 3 एलिमेंट है। कोई संबंध R मैंने बनाया जो कि समुच्चय A से समुच्चय A में परिभाषित है, और इसके अंदर मैंने जो अवयव रखे हैं वो है 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो इसको हम लोग कहेंगे तत्समक संबंध। ठीक है, जिसको हम लोग IA भी लिख सकते हैं क्योंकि हर एक अवयव स्वयं से जुड़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन अगर मैं कोई रिलेशन R1 ऐसे लिखता जो कि A से A में ही है, ठीक है, R1 A से A में ही है, जिसको मैं लिखता 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 2, 3। क्या ये तत्समक होता? ये आप सोचिए और बताइए। कुछ लोग बोलेंगे होता, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो है ही सही। कुछ लोग बोलेंगे नहीं होता क्योंकि इसमें 2, 3 आ गया। तो जो लोग बोल रहे हैं नहीं होता वो सही है, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी अवयव किसी और से नहीं जुड़ना चाहिए, हर अवयव स्वयं से ही जुड़ेगा। ठीक है, अगर अपन इसकी मैपिंग करेंगे ए से ए में तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1 से जुड़ा, 2, 2 से जुड़ा, 3, 3 से जुड़ा। ठीक है, 1 किसी और से नहीं जुड़ सकता, 2 किसी और से नहीं जुड़ सकता, तो ये तत्समक नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 और 3 की प्रेजेंस, 2, 3 की प्रेजेंस आ गई। अच्छा, कोई संबंध R1 मैं ऐसे बना देता 1, 1, 2, 2, तो ये भी तत्समक नहीं होता क्योंकि इसमें 3, 3 गायब है ना। हर एक अवयव जो भी उपस्थित है समुच्चय ए में वो स्वयं से तो जुड़ेगा ही। क्या बात समझ में आ गई? नेक्स्ट टाइप जो है बच्चों संबंध का वो है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध की डेफिनेशन देखिए, समुच्चय ए पर कोई संबंध स्वतुल्य कहलाता है यदि समुच्चय ए का हर एक अवयव स्वयं से जुड़े। ठीक है, वो ऐसा रिलेशन होता है जिसमें हर एक अवयव ए का खुद से जुड़े, उसके बाद भले ही वो किसी और से भी जुड़ सकता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लो मेरे पास समुच्चय ए है 1, 2, 3। मैंने एक संबंध बनाया R1 जिसके अंदर 1, 1, 2, 2, 3, 3 था। फिर मैंने एक संबंध बनाया R2 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 2 ले लिया मैंने। फिर मैंने एक संबंध बनाया R3 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 2, ये मैंने ले लिया। करेक्ट है। अब इसमें से पूछा जाए कि बताइए कौन सा संबंध स्वतुल्य है, तो अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आपको डेफिनेशन में देखना है। डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि हर एक अवयव स्वयं से जुड़े, ब्रैकेट में मैंने लिखा है किसी और अवयव से भी जुड़ सकता है, वो बात की बात है। ठीक है, वो हो चाहे ना हो वो कोई बात नहीं, लेकिन हर एक अवयव का स्वयं से जुड़ना तो बहुत जरूरी है। जब मैंने ये देखा तो R3 पर मेरी नजर गई, 1, 1 से जुड़ रहा था, फेयर, 2, 2 से जुड़ रहा था, फेयर। अब 3 भी 3 से जुड़ना चाहिए अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव इसका इंग्लिश नेम है स्वतुल्य का। R2 पर आते हैं, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। जैसे ही 1, 1, 2, 2, 3, 3 मिले, कंफर्म ये रिफ्लेक्सिव है, यानी कि स्वतुल्य है। उसके बाद अगर कोई अवयव किसी और से जुड़ रहा है, जैसे 2, 3 से जुड़ रहा है,
1 2 से जुड़ रहा है, वो एक अलग बात है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी कि 1 का 1 से जुड़ाव होना चाहिए, 2 का 2 से जुड़ाव होना चाहिए, 3 का 3 से जुड़ाव होना चाहिए। यदि ये तीनों क्रमित युग्म मुझे वहां पर दिख रहे हैं तो मैं उसको स्वतुल्य बोलूंगा। उसके बाद इस पे आइए 1 1 2 2 3 3, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये स्वतुल्य होगा ही। क्लियर है? कहने की बात ये है कि उसमें जितने भी अवयव ए में हैं उनका खुद से जुड़ाव वाला क्रमित युग्म तो होना ही चाहिए। उसके बाद भले ही किसी और अवयव से जुड़ रहे हों तो प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में हजारों बच्चे रोजाना ये बोलते हैं कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ाएं या वो वाला चैप्टर का वीडियो डालें। तो हम उन बच्चों से रिक्वेस्टफुल मैनर में ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और बेल आइकन को हिट करें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन वीडियोस की आप लोग डिमांड कर रहे हैं वो हमने ऑलरेडी हमारी चैनल पर डाले हुए हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर जाएं और वीडियोस देखें। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब जैसे 1 1 था, 2 2 था, लेकिन इसमें 3 3 नहीं था, तो फिर हम उस केस में इसको सतुल्य नहीं कहेंगे। समझ में आया? तो इस बात से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जितने भी तत्समक संबंध हैं, ठीक है, वो सभी स्वतुल्य होते हैं, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। ठीक है? ये वाला फंक्शन, ये वाला रिलेशन जो है ये तत्समक भी है, क्योंकि तत्समक भी यही कहता है कि हर एक अवयव अपने स्वयं से जुड़ना चाहिए। स्वतुल्य भी यही कहता है, लेकिन स्वतुल्य में एक कंडीशन और दी जाती है कि अगर अपने आप से जुड़ने के बाद वो किसी और से भी जुड़ जाएं तो भी वो स्वतुल्य ही कहलाएंगे। इस वजह से सभी स्वतुल्य तत्समक नहीं होते, लेकिन सभी तत्समक स्वतुल्य होते हैं। इसको अपन नोट में डाल के लिख लेंगे अभी। तो अपन यहां पर एक नोट लिख लेते हैं। वो नोट ये है कि सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य होते हैं, किंतु विलोम सत्य नहीं। विलोम सत्य नहीं। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैंने आपको समझा भी थी। ठीक है? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ये वाला जो संबंध है, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये तत्समक तो है ही, क्योंकि तत्समक के हिसाब से हर एक अवयव स्वयं से जुड़ना चाहिए। ठीक है? लेकिन उसके अलावा और कोई भी क्रमित युग्म वहां पर नहीं होना चाहिए। तो ये प्योर तत्समक है और ये प्योर स्वतुल्य भी है। क्लियर है? उसके बाद ये वाला देखो, ये सिर्फ स्वतुल्य है, इसमें 1 1 2 2 3 3 की प्रेजेंस है, लेकिन अगर इसको तत्समक होना था तो फिर ये दोनों क्रमित युग्म यहां से हटाने थे। समझ में आई बात आपको? इस वजह से ये सिर्फ स्वतुल्य है, तत्समक नहीं। और तत्समक जो होगा उसमें हर एक अवयव स्वयं से तो जुड़ेगा ही सही, मतलब स्वतुल्य की कंडीशन, बेसिक कंडीशन जो है वो तो फुलफिल होगी ही सही। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य है, किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते। तो बच्चों नेक्स्ट टाइप है सम्मित संबंध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें मैंने लिखा हुआ है समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सम्मित कहलाएगा यदि A इज रिलेटेड टू B इंप्लाइज B इज रिलेटेड टू A। यानी कि अगर A B से संबंधित है तो B भी A से संबंधित हो। ठीक है? इसका बहुत सीधा एग्जाम्पल है कि राम और श्याम दो लड़के हैं, राम श्याम का भाई है और श्याम भी राम का भाई है। इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है? लेकिन अगर हम बोले कि X Y का भाई है लेकिन Y X की बहन है, ठीक है, तो फिर ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हुआ। मतलब भाई बहन का रिश्ता सिमेट्रिक नहीं है, भाई भाई का रिश्ता सिमेट्रिक है। ठीक है? बहन बहन का रिश्ता भी सिमेट्रिक है। बात समझ में आई? अब गणित की दुनिया में अगर आकर के मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो मैं आपको बहुत सीधा एग्जाम्पल दूंगा कि कोई लाइन है L1, वो L2 के समांतर है। तो ये बात ये प्रदर्शित करती है कि L2 भी L1 के समांतर है। या अगर समांतर पसंद नहीं आ रहा तो लंबवत ले लो। L1 अगर L2 के लंबवत है तो L2 भी L1 के लंबवत ही होगी। ये बिल्कुल नॉर्मल इजी एग्जाम्पल्स हैं किसके? सम्मित संबंध के। अच्छा, अब इसके बाद आइए आप एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो सेट ए है मेरे पास, जिसमें मेरे पास हैं 2, 3 और 7। अब मैंने कोई संबंध R बनाया जो समुच्चय A से समुच्चय A में ही परिभाषित है,
और R के अंदर जो क्रमित युग्म है वो कौन है? वो है 2 3 3 7, फिर है 7 3 और 3 2। तो क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा? बिल्कुल ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, क्योंकि इसमें 2 3 है तो 3 2 भी है, इसमें 3 7 है तो 7 3 भी है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मान लो 2 3 होता लेकिन 3 2 नहीं होता तो फिर मैं इसको सममित नहीं कहता। बात समझ में आ गई आपको? इसके बाद आइए छठे पर, संक्रामक संबंध। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब यह है कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो फिर ए भी सी से रिलेटेड होना चाहिए। बहुत साधारण बात भाषा में अगर अपन बात करें, राम श्याम घनश्याम 3 लड़के हैं, राम श्याम का भाई है, श्याम घनश्याम का भाई है, तो अल्टीमेटली राम और घनश्याम भी कौन हो गए? भाई भाई हो गए। तो इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक। ठीक है, तो राम श्याम का भाई था, श्याम घनश्याम का भाई था, तो अल्टीमेटली राम और घनश्याम के बीच में भी भाई का रिश्ता संक्रमित हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? तो A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, ये इंप्लाई करता है कि A इज रिलेटेड टू C। इसका भी एग्जांपल अगर मैं लूं तो बहुत आसानी से अपन ले सकते हैं। देखो L1 लाइन है, ये पैरेलल है L2 के, और L2 पैरेलल है L3 के। तो हमने लिखा कि L1 पैरेलल हुई L2 के, तथा L2 पैरेलल हुई L3 के। तो ये इंप्लाई करता है कि L1 भी पैरेलल होगी L3 के। इसको हम लोग बोलते हैं संक्रामक संबंध। समझ में आया? अगला रिलेशन है बच्चों तुल्यता संबंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई संबंध R जो समुच्चय A पर परिभाषित है वो तुल्यता यानी कि इक्विवेलेंस कहलाता है, यदि वह रिफ्लेक्सिव भी हो यानी कि स्वतुल्य हो, यानी कि हर एक अवयव स्वयं से जुड़े और किसी और से भी जुड़ सकता है। दूसरी बात, वो सम्मित हो, सिमेट्रिक हो, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड हो। तीसरी बात, वो संक्रामक हो, अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो फिर अल्टीमेटली ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टीज किसी रिलेशन में अगर नजर आए तो हम उसको तुल्यता कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल को हम लोग प्रॉब्लम्स में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो है रिलेशन का बच्चों 8th नंबर पे, वो है विरोधी सम्मित संबंध यानी कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन हमने पढ़ाई था अभी। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, समुच्चय ए पर कोई भी संबंध आर विरोधी सम्मित यानी कि एंटी सिमेट्रिक होगा यदि ए बी से रिलेटेड हो, बी ए से रिलेटेड हो, और ये इंप्लाई करे कि ए बराबर बी है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अब इसको साफ शब्दों में समझिए, एंटी सिमेट्रिक नाम है। सिमेट्रिक होता था तो ए कॉमा बी अगर प्रेजेंट है तो बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए था। अब एंटी सिमेट्रिक में क्या है कि अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो बी कॉमा ए प्रेजेंट नहीं होना चाहिए रिलेशन में कहीं भी, और अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है और बी कॉमा ए भी प्रेजेंट है तो फिर ए और बी बराबर होने चाहिए। ठीक है, यही डेफिनेशन है इसकी। समझ में आई आपको बात? अगर जैसे मान लो मैंने सेट ए लिया और इसमें मैंने 1 2 3 लिया, अब मैंने एक रिलेशन R1 बनाया। ठीक है, सेट ए से सेट ए में ही बना रहा हूं, उसके अंदर मैंने 1,1 रख दिया, 1,2 रख दिया, 2,3 रख दिया। तो यहां पर आप देख सकते हो क्या ये एंटी सिमेट्रिक यानी कि विरोधी सम्मित होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पर 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, 2,3 है लेकिन 3,2 नहीं है, 1,1 है। ठीक है, अगर किसी ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एंटी सिमेट्रिक में काउंट हो जाएगा। तो ये एंटी सिमेट्रिक हो गया। अच्छा, R2 में आ जाओ, इसमें मैंने 1,2 लिया, 2,2 लिया, 3,2 लिया, 2,1 ले लिया। अब आप देखो क्या ये एंटी सिमेट्रिक होगा? तो इसमें देखो आप 1,2 अगर प्रेजेंट है यानी कि ए कॉमा बी अगर प्रेजेंट है तो बी कॉमा ए प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर 2,1 भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। डेफिनेशन क्या कह रही है कि अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है और तो बी कॉमा ए प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और अगर प्रेजेंट होता है तो फिर ए और बी बराबर होना चाहिए। यह है विरोधी सम्मित संबंध। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और जेईई मेन के रिसेंटली आए हुए क्वेश्चंस भी टच करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेट एक्स में मेरे पास 3 अवयव हैं, x1 x2 x3, अवयवों को एलिमेंट्स भी बोला जाता है, याद रखिएगा। और y में मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं, x1 x2 x3 x4 x5। ओके, और आपसे पूछा है निम्न में से कौन स्वतुल्य है।
रिफ्लेक्सिव है। स्वतुल्य के लिए पहले आप उसकी डेफिनेशन पर जाइए। स्वतुल्य में मैंने कहा था कि अगर कोई रिलेशन स्वतुल्य है तो उसका मतलब यह है कि जिस समुच्चय पर वो बना है उसका हर एक अवयव स्वयं से जुड़ना चाहिए, उसके बाद भले वो किसी और से भी जुड़ जाए। तो यहां पर रिलेशन बनेगा तो डेफिनेटली वो समुच्चय x से y में बनेगा। तो हम समुच्चय x की बात करेंगे, उसका हर एक अवयव स्वयं से जुड़ना चाहिए। मतलब जहां मुझे x1, x1, x2, x2, x3, x3 दिखेगा वो मेरा आंसर होगा। करेक्ट है? तो यहां पर x1, x1 है, x3, x3 है, लेकिन x2, x2 नहीं है, तो ये आंसर नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। R2 पर आइए, x1, x1 है, x2, x2 है, x3, x3 है, करेक्ट, ये स्वतुल्य होगा। R3 पर आइए, x1, x1 है, x2, x2 है, x3, x3 है, ये तीन तो मिल गए, है ना, तो बेसिक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। साथ में फिर x1, x2 भी है, तो कोई बात नहीं, तब भी वो रिफ्लेक्सिव रहेगा। अब चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, x1, x1 है, x2, x2 है, x3, x3 है। जो बच्चे जज्बाती होते हैं वो इतने पे ही इसको टिक कर देंगे, लेकिन समझदार व्यक्ति अंत तक जाता है। x4, x4 यहां देखकर दिमाग खराब, क्योंकि यहां पर तो x4 है ही नहीं x के अंदर, है ना, तो मतलब ये स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x4 जो है भाई साहब वो x से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। तो जज्बाती बिल्कुल ना बने, ओवर एक्साइटमेंट हमेशा खतरनाक होता है। ठीक है, इसीलिए मैं ये हमेशा कहता हूं कि अगर पेपर इजी आ जाए ना तो ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर आपके विकेट गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन में बच्चा ज्यादा फैलता है, टफ क्वेश्चन में तो फिर भी संभाल लेता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर आइए। यदि x के अंदर ABC एलिमेंट्स हैं, y के अंदर a से लेकर f तक हैं, तो आपको इसमें सममित रिलेशन बताना है। सिमेट्रिक रिलेशन कौन है? सिमेट्रिक पर जाइए। सिमेट्रिक का मतलब है a अगर b से रिलेटेड है तो b भी a से रिलेटेड होना चाहिए। करेक्ट बात है। तो यहां पर a, b प्रेजेंट है, लेकिन b, a नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। यहां पर a, b है तो b, a भी है। यहां पर a, c है तो c, a भी है। a, a प्रेजेंट है ना, a से संबंधित है तो इधर वाला a भी a से संबंधित होगा। ठीक है, तो 100% ये सम्मित है। इधर a, a है, b, b है, ठीक है, ये भी सम्मित होगा। ठीक है, अगर एक ही तरह के अवयव बैठे हैं क्रमित युग्म के अंदर तो 100% वो सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ये वाला a जिस रिश्ते से a से संबंधित है वही रिश्ते से ये वाला a भी इस a से संबंधित होगा। क्लियर है? क्योंकि दोनों अल्टीमेटली है तो एक ही। करेक्ट बात है। तो इससे कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। a इज रिलेटेड टू a इंप्लाइज a इज रिलेटेड टू a। ठीक है, नॉर्मल बात। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने का तरीका अच्छा है। एक संबंध R है जो वास्तविक संख्या प्राकृत संख्या के समुच्चय से प्राकृत संख्या के समुच्चय तक परिभाषित है। ठीक है, और उसकी परिभाषा क्या है कि अगर x रिलेटेड टू y है तो इसका मतलब है y x से भाजित है, मतलब x y को डिवाइड करता है, और x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होंगे, क्योंकि जो हमारा संबंध है वो समुच्चय n से समुच्चय n में परिभाषित है। आपको दर्शाना है कि जो संबंध R है वो संक्रामक है, यानी कि ट्रांजिटिव है। अब एक बात तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपको ट्रांजिटिव रिलेशनशिप शो करनी है तो उसका मतलब है आपको तीन अवयव तो लेने ही पड़ेंगे। तो मान लो, लेट का मतलब माना कि x, y, z जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तथा क्योंकि संक्रामक हमें सिद्ध करना है तो हमें x रिलेटेड टू y लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तथा y रिलेटेड टू z भी लेकर चलना पड़ेगा। अच्छा, x रिलेटेड टू y का मतलब क्या है कि y x से भाजित है, मतलब y अपॉन x जब करेंगे तो हमारे पास एक नंबर p आएगा जो 100% नेचुरल नंबर होगा। क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि संबंध समुच्चय n से समुच्चय n में परिभाषित है, तो जो रिजल्ट आएगा वो समुच्चय n में आएगा। फिर y जब z से रिलेटेड है तो मतलब z y से भाजित है, तो एक नंबर q आना चाहिए जब हम z को y से डिवाइड करेंगे तो, और वो डेफिनेटली नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब हमें क्या प्रूव करना है? अगर संक्रामक प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना है कि अगर x y से संबंधित है, y z से संबंधित है, तो x z से संबंधित होना चाहिए। मतलब हमें x रिलेटेड टू z प्रूव करना है, मतलब हमें प्रूव करना है कि z x से भाजित है और उसका रिजल्ट जो है वो प्राकृत संख्या में आएगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते।
तो यहां से y बराबर कितना आ गया, px आ गया, तथा दूसरा रिलेशन मेरे पास है इसे z बराबर qy। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मुझे अब संबंध x और z में बनाना है, तो मुझे y को रास्ते से हटाना पड़ेगा, तो इस y को मैं px लिख करके हटा देता हूं रास्ते से, तो qpx हो जाएगा। यहां से z अपॉन x बराबर p इंटू q हो गया। अच्छा, p नेचुरल नंबर था, q नेचुरल नंबर था, तो p और q का गुणन भी नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब जो है z x से भाजित है। क्लियर है, z x से भाजित है, जिसका मतलब है x रिलेटेड टू z। और अगर ऐसा है तो 100% आपका संबंध R संक्रामक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक संबंध z से z में यानी कि पूर्णांक के समुच्चय से पूर्णांक के समुच्चय में परिभाषित है की परिभाषा है कि अगर x y से संबंधित है तो x माइनस y n से भाजित होगा। तो सिद्ध करो कि R जो है वो तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए सबसे जरूरी बात है कि आपको स्वतुल्य भी सिद्ध करना पड़ेगा, उसे आपको उसे सम्मित भी सिद्ध करना पड़ेगा और आपको उसे संक्रामक भी सिद्ध करना पड़ेगा। अगर वो ये तीनों प्रॉपर्टी शो करता है तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध बन जाता है। तो आइए हम सबसे पहले स्वतुल्य के बारे में बात करते हैं। स्वतुल्य में क्या होता है कि ए से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो माना कि ए जो है वो z से संबंधित है। ठीक है, तब यदि a इज रिलेटेड टू a, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि a कॉमा a बिलोंग्स टू r, r यानी कि संबंध, तो इसका मतलब है कि a माइनस a जो है वो n से भाजित होगा। यही मतलब है, चेक कर लेते हैं। तो हम देखेंगे a माइनस a जो होता है वो है 0, और 0 को हम लिख सकते हैं 0 अपॉन n, तब भी हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर z में ही आ रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली a से रिलेटेड है, तो इसका मतलब स्वतुल्य तो ये है ही। हमने सिद्ध कर दिया कि a से रिलेटेड है। फिर आते हैं हम दूसरे पार्ट पे, जिसमें हमें इसको सम्मित सिद्ध करना है। तो सम्मित के लिए क्या होगा, मान लो कि a और b ये दोनों z से संबंधित हैं। ठीक है, अब क्या करें, यदि a रिलेटेड है b से, इसका मतलब है a माइनस बी अपॉन n 100% किसी नंबर p के बराबर है, जो कि एक इंटीजर है बिलोंगिंग टू z। हमें प्रूव करना है कि b रिलेटेड टू a है, यानी कि b माइनस a भी n से भाजित है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, b माइनस a लिख देता हूं, माइनस बाहर आ जाएगा, अपॉन n बराबर p। तो यहां से हो जाएगा b माइनस a अपॉन n बराबर माइनस p, जो कि एक पूर्णांक ही है। अगर p एक पूर्णांक है तो माइनस p भी एक पूर्णांक ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि b माइनस a जो है वो n से भाजित है। इसका मतलब b रिलेटेड टू a है। तो a रिलेटेड टू b लेकर हम चले थे और b रिलेटेड टू a पर हम पहुंच गए। इसका मतलब ये सम्मित भी सिद्ध हो गया। अब अपन बात करते हैं संक्रामक की। तो थर्ड पे आते हैं, संक्रामक सिद्ध करेंगे। अब इसको अपन संक्रामक के लिए हम 3 नंबर्स लेंगे a b c, जो कि z से बिलोंग करते हैं। फिर हम लेंगे यदि a रिलेटेड टू b कॉमा b रिलेटेड टू c, तब हमें सिद्ध करना है कि a रिलेटेड टू c है। तो अगर a रिलेटेड टू b है तो इसका मतलब है a माइनस बी अपॉन n किसी नंबर p के बराबर है, जो कि z है। तथा अगर b रिलेटेड टू c है तो इसका मतलब है b माइनस सी अपॉन n किसी नंबर q के बराबर है, जो कि एक पूर्णांक है। समझ में आया? अब हमें इन दोनों इक्वेशंस की मदद से a और c में रिलेशन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैं इधर बता रहा हूं बाकी का सॉल्यूशन। अपने पास एक इक्वेशन तो आइए a माइनस बी बराबर पी एन, दूसरी इक्वेशन आइए b माइनस सी बराबर क्यू एन। दोनों को अपन जोड़ देते हैं तो b से b कट जाएगा, तो a माइनस सी बराबर आ जाएगा p प्लस क्यू और n कॉमन आ जाएगा, यानी कि a माइनस सी अपॉन n बराबर p प्लस क्यू आ जाएगा। अब सोच के देखो, अगर p एक पूर्णांक था, q एक पूर्णांक था, तो p प्लस क्यू भी एक पूर्णांक ही होगा। इसका मतलब a इज रिलेटेड टू c, ये प्रूव हो जाता है।
तो हमने सबसे पहले स्वतुल्य सिद्ध किया, फिर हमने सम्मित सिद्ध किया, फिर हमने संक्रामक सिद्ध किया। इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन था हमारा इस क्वेश्चन में, ये पूरी तरह से तुल्यता सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का स्तर बढ़ाते जा रहे हैं। संबंध आर के अंदर जो क्रमित युग्म है अवयवों के रूप में वो है 2,3 और 3,4। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर में निम्नतम संख्या बताइए क्रमित युग्मों। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि वो वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएँ। और आपके द्वारा दिए गए प्यार और स्नेह से मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड फील कर रही है और आपके लिए और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है कि जिनको जोड़ने पर वो आर स्वतुल्य और सम्मित बन जाए। तो आप देखिए जो समुच्चय है वो है 2, 3, 4, उसको अपन ए मान लेते हैं। जो संबंध बना है वो इस समुच्चय पर बना है 2, 3 और 4 पर। ओके, और आर के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन में जो क्रमित युग्म दिए हैं वो है 2, 3 और 3, 4। अब हमें मिनिमम संख्या बतानी है उन क्रमित युग्मों की जिनको जोड़ने पर ये आर स्वतुल्य भी हो जाएगा और सम्मित भी हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतुल्य की। स्वतुल्य के लिए डेफिनेशन के हिसाब से हर एक अवयव का खुद से जुड़ना जरूरी है। तो यानी कि यहां पर 2,2 का आना जरूरी है, 3,3 का आना जरूरी है और 4,4 का आना जरूरी है। तो ये 3 जुड़ेंगे तब जाकर तो ये स्वतुल्य बना। अब सम्मित बनाना है। सम्मित में क्या होता है, अगर ए बी से रिलेटेड है तो फिर बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब 2,3 प्रेजेंट है तो 3,2 भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो 3,2 लगा दो। 3,4 है तो 4,3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये जो आर दिख रहा है आपको, इन नए क्रमित युग्मों के लगने के बाद ये स्वतुल्य भी है और ये सम्मित भी है। इसका मतलब हमने कितने क्रमित युग्म जोड़े? हमने 5 क्रमित युग्म जोड़े, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अभी पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था उसी के जैसा अगला क्वेश्चन है। संबंध आर जिसमें 1,2 और 2,3 क्रमित युग्म प्रेजेंट हैं, जो समुच्चय 1, 2, 3 पर बना हुआ है, इसमें कितने क्रमित युग्म हमें जोड़ने पड़ेंगे कि ये तुल्यता बन जाए? आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, संबंध आर जो समुच्चय ए से ए में बन रहा है, मैंने मान लिया है कि समुच्चय ए जो है वो 1, 2, 3 है, करेक्ट। अच्छा, आर के अंदर जो क्रमित युग्म मौजूद हैं वो है 1,2, 2,3। अब सबसे पहले हम इसमें, क्योंकि हमें इसको तुल्यता बनाना है तो हमें इसको स्वतुल्य भी बनाना पड़ेगा, हमें इसे सम्मित भी बनाना पड़ेगा और हमें इसे संक्रामक भी बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं स्वतुल्य की पहले बात करूं तो स्वतुल्य के लिए क्या जरूरी है कि हर एक अवयव जो समुच्चय ए में मौजूद है वो खुद से जुड़े, स्वयं से जुड़े। तो इसका मतलब हमें 1,1 की जरूरत है, हमें 2,2 की जरूरत है, हमें 3,3 की जरूरत है। ये तीनों लगने के बाद ये जो संबंध है वो स्वतुल्य तो बन गया। अब सम्मित पर आते हैं। सम्मित के लिए अगर यहां 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, अगर 2, 3 है तो 3,2 भी होना चाहिए। इन दो के लगने के बाद ये सम्मित भी हो गया। अब बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक के लिए अगर 1, 2 से रिलेटेड है, 2, 3 से रिलेटेड है, तो 1 का भी 3 से रिलेटेड होना जरूरी है। यानी कि हमें किस चीज की कमी है? हमें 1,3 की कमी है। तो आपका आंसर आ जाएगा 6। लेकिन यहां पर लाशें बिछने के बाद, क्योंकि कई बच्चे तो 6 टिक कर चुके होंगे भाई साहब, लेकिन वो ये सोचेंगे ही नहीं कि अगर 1,3 आपने लगाया है तो अब आपने इसको फिर से सम्मित बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1,2 था तो 2,1 लगा दिया, 2,3 था तो 3,2 लगा दिया। लेकिन अब अगर आपने 1,3 लगाया है तो सम्मित बनाने के लिए इसको 3,1 भी तो बनाना पड़ेगा, मतलब 3,1 भी तो लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब आंसर 6 नहीं, आंसर बी यानी कि 7 आएगा। 3 जोड़े हमने ऊपर स्वतुल्य के लिए, 2 जोड़े हमने सम्मित के लिए, 1 जोड़ा हमने संक्रामक के लिए। लेकिन 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए, क्योंकि तुल्यता के लिए सम्मित होना जरूरी है, इसलिए 3,1 भी लगाना पड़ेगा। तो आंसर 6 नहीं 7 आएगा। और इसी वजह से
हमें इस पर स्टार लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। आर एक संबंध है जो समुच्चय ए से समुच्चय ए में परिभाषित है। समुच्चय ए आपको दे रखा है 1 2 3, ठीक है, और आर संबंध में जो क्रमित युग्म है वो आपके सामने है 1 1 2 2 3 3 से 1 3 तक। क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ये है कि आर स्वतुल्य है पर सम्मित नहीं, आर स्वतुल्य है पर संक्रामक नहीं, आर सम्मित है, या आर न सम्मित है न संक्रामक है। तो हमें तीनों को चेक करना पड़ेगा। तीनों को मतलब स्वतुल्य को, सम्मित को और संक्रामक को चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर स्वतुल्य की बात करें और सेट 1 2 3 है तो ये बात कंफर्म है कि 1 1 2 2 और 3 3 की प्रेजेंस तो होनी ही चाहिए थी आर में, और आप शायद देख सकते हैं कि वो है भी सही। तो इसका मतलब ये स्वतुल्य तो कंफर्म है। ठीक है, तो अगर ये स्वतुल्य है तो अब हमें सम्मित और संक्रामक पर चलना पड़ेगा। सम्मित के लिए क्या होता है, ए बी से अगर संबंधित है तो फिर बी भी ए से संबंधित होगा। ठीक है, यहां पर 1 2 है लेकिन क्या 2 1 है? नहीं। यहां पर 2 3 है लेकिन क्या 3 2 है? नहीं। यहां पर 1 3 है लेकिन क्या 3 1 है? नहीं। तो इसका मतलब ये सम्मित तो नहीं है, ये सम्मित तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं संक्रामक की। तो संक्रामक में क्या है, 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी है, तो ये संक्रामक तो है। ठीक है, ए अगर बी से संबंधित है, बी अगर सी से संबंधित है, तो फिर सी ए सी से संबंधित होना चाहिए, जो कि हो रहा है। तो इसका मतलब संक्रामक है, सम्मित नहीं है, स्वतुल्य है। तो अब जरा ए ऑप्शन पढ़ो। आर स्वतुल्य है पर सम्मित नहीं, सही। आर स्वतुल्य है पर संक्रामक नहीं, गलत, क्योंकि संक्रामक तो ये है। आर सम्मित है, अगेन गलत, क्योंकि सम्मित तो वो है ही नहीं। आर न सम्मित है, बिल्कुल सही, न संक्रामक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गई, क्योंकि संक्रामक तो वो है, तो ये स्टेटमेंट पूरी गलत हो गई। तो इसका सही आंसर हुआ ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। संबंध आर समुच्चय ए बराबर 1 2 3 में निम्न प्रकार परिभाषित है कि अगर ए बी से संबंधित हुआ तो इसका मतलब है वो तब संबंधित होगा यदि मॉड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 5 हो। तो हमें संबंध आर पूछा गया है कि आर में किस जो क्रमित युग्म होंगे वो क्या होंगे। उनका अगर क्रमित युग्म आप निकाल पाओगे तो फिर प्रांत और परिसर भी आप निकाल पाओगे, जो कि अगले 2 पार्ट्स में पूछा गया है। तो आइए हम बात करते हैं। देखो, संबंध आर में जो क्रमित युग्म बैठेंगे वो इस प्रकार बैठेंगे, मतलब ए और बी जो क्रमित युग्म है, ए कॉमा बी, वो इस प्रकार बैठेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मापांक 5 से छोटा या बराबर हो। तो अगर मैं ए और बी को 1 1 ले लूं तो आप देख सकते हो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर तो 0 होता है, जो कि 5 से छोटा है। इसी प्रकार मैं 2 2 भी ले सकता हूं, इसी प्रकार मैं 3 3 भी ले सकता हूं। ये तीन तो कंफर्म बैठेंगे, सही बात है। अच्छा, इसके बाद क्या मैं 1 2 ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं, क्योंकि 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर जो होता है, मापांक अगर मैं ले लूं, इसका मापांक ऊपर भी लेना है मुझे, तो वो 3 होगा, जो कि 5 से छोटा ही है। इसका मतलब मैं 2 1 भी ले सकता हूं। ठीक है। अच्छा, क्या मैं 1 3 ले सकता हूं? 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का मापांक ये तो 8 होता है, जो कि 5 से बड़ा है, तो ये गलत है, ये आप नहीं ले सकते। तो 1 3 और 3 1 आप नहीं ले पाओगे। अच्छा, फिर क्या हम 2 3 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का मापांक जो है वो तो 5 ही होता है, और यहाँ पर इक्वलिटी लगी हुई है, तो ये आ जाएगा। लेकिन 3 2 भी आएगा फिर। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी संभावना नहीं है। तो आपका जो आर है उसके क्रमित युग्म आपके सामने लिखे हुए हैं। अब अगर आप इसका प्रांत निकालना चाहते हो, प्रांत का मतलब है इन क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय। तो 1 है, 2 है और 3 है। 1 2 3 तो इसका प्रांत है। ठीक है, अगर परिसर की मैं बात करूं तो क्रमित युग्मों के दूसरे सदस्य का समुच्चय, यानी कि 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। प्रांत और परिसर आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये एक क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें अगर आप संबंध आर की प्रॉपर्टीज पे बात करो तो क्योंकि 1 1 2 2 3 3 मौजूद है तो ये स्वतुल्य तो हो ही गया। 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है, तो ये सम्मित भी हो गया।
बात समझ में आ गई आपको? तो इस तरीके से आप संबंध की प्रॉपर्टी के बारे में भी बात कर सकते हो। क्लियर है भाई? अगला क्वेश्चन बच्चों AIEEE 2005 का क्वेश्चन है। आर संबंध समुच्चय ए से समुच्चय ए में परिभाषित है। समुच्चय ए आपको दे रखा है 3 6 9 12। आर के अंदर जो क्रमित युग्म है वो आपके सामने लिखे हुए हैं और आपसे पूछा है कि आर स्वतुल्य तथा संक्रामक होगा, केवल स्वतुल्य होगा, तुल्यता संबंध होगा या केवल स्वतुल्य तथा सम्मित होगा। तो इस क्वेश्चन को देखकर ही सॉल्व करना है हमें। ठीक है, अगर स्वतुल्य होना है तो हर एक अवयव खुद से जुड़ना चाहिए, मतलब 3 3 6 6 9 9 12 12 तो होना ही चाहिए, जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो 100% ये स्वतुल्य तो है ना, स्वतुल्य है। चलो एक बात क्लियर हो गई। सम्मित के लिए क्या होता है कि अगर 6 12 है तो 12 6 होना चाहिए, जो कि नहीं है। 3 9 है तो 9 3 होना चाहिए, जो कि नहीं है। 3 12 है तो 12 3 होना चाहिए, जो कि नहीं है। 3 6 है तो 6 3 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये सम्मित तो नहीं है, सम्मित बिल्कुल भी नहीं है। जब हमने कहा कि सम्मित नहीं है तो फिर ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अपने आप गलत हो गया। और सम्मित नहीं है तो तुल्यता संबंध भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी संबंध के लिए तुल्यता बनने के लिए सम्मित होना भी जरूरी है। अब बचे सिर्फ दो ऑप्शंस, स्वतुल्य तथा संक्रामक होगा या केवल स्वतुल्य होगा। संक्रामक के लिए चेक करते हैं। देखो यहां पर 3 6 है, दिख रहा है, फिर 6 12 भी है। अब 3 12 अगर मिल जाए तो संक्रामक सिद्ध हो जाएगा, जो कि बैठा हुआ है यहां पर। तो इसका मतलब ये संक्रामक है। क्लियर है? ये संबंध जो है ये संक्रामक है। तो इसका मतलब केवल स्वतुल्य होगा कहना गलत है। तो सही आंसर कौन है? ए ऑप्शन है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, AIEEE 2011 का क्वेश्चन है। पी समुच्चय आपको दे रखा है, थीटा इज सच दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, क्यू बराबर थीटा सच दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 साइन थीटा। और ये दोनों समुच्चय हैं, तो आपको इनमें से सही ऑप्शन चुनना है। पहला ऑप्शन के पी क्यू का उप समुच्चय है तथा क्यू माइनस पी फाई के बराबर नहीं है, मतलब कि रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यू इज नॉट सबसेट ऑफ पी, पी इज नॉट सबसेट ऑफ क्यू, या पी बराबर क्यू। आइए सॉल्व करते हैं। अगर मैं पी को लूं तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कॉमन आकर के √2 + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से आप देखोगे टेन थीटा बराबर √2 + 1 आ रहा है। ठीक है, थीटा इस प्रकार है कि टेन थीटा बराबर √2 + 1 है। क्लियर? अब क्यू पर आते हैं। कॉस थीटा को इस तरफ ही रखते हैं, साइन थीटा को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो √2 - 1 कॉमन आ जाएगा। यहां से cos थीटा से डिवाइड करने पर tan थीटा बनेगा और √2 - 1 नीचे चला जाएगा, तो 1/√2 - 1। आप इसको परिमयकरण कीजिए तो ऊपर √2 + 1 ही बन जाएगा, मतलब कि tan थीटा बराबर √2 + 1 इससे भी आ रहा है। इसका मतलब P और Q दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है सेट एंड रिलेशन चैप्टर से 7 जनवरी 2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेट X है जिसमें सारी प्राकृत संख्याएं हैं 1 से स्टार्ट होकर के 50 तक। तो यानी कि इसमें जो अवयव होंगे वो कुछ ये होंगे 1 2 3 से लेकर 50। फिर सेट A बोला है जिसमें n है जो X से बिलोंग करते हैं, X यानी कि ऊपर वाला सेट, और 2 का गुणज है। 2 के गुणज यानी कि 2 4 6 8 से लेकर 50। 1 से 50 में इवन नंबर्स की अगर हम बात करें तो 25 होते हैं। तो मतलब ये जो है ये टोटल 25 होने चाहिए, मतलब एलिमेंट जो होंगे सेट ए में वो कितने हैं? 25। फिर बी में आते हैं जिसमें जो अवयव हैं वो 7 के गुणज हैं और वो सब x से चुराए जाएंगे। तो 7 होगा, 14 होगा, 21 28 35 42 और 49। तो ये टोटल 7 है, तो n भी हो जाएंगे 7। अब x का लघुत्तम उपसमुच्चय जिसमें a तथा b दोनों हो। अब इसको कैसे आप समझ सकते हो? मान लो x तो है ये बाहर वाला, ठीक है, ये है a और ये है b, करेक्ट।
अभी ए में ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बी में ये सारे एलिमेंट्स हैं। अभी क्या कुछ कॉमन भी हैं हमारे पास जो ए और बी में मौजूद हो एक साथ? बिल्कुल हैं। जैसे यहाँ पर 14 आएगा, 14 यहाँ पर भी आएगा, जितने भी इवन नंबर्स यहाँ पर मौजूद होंगे वो सब वहां पर भी मिलेंगे आपको। तो 3 एलिमेंट्स आपको यहाँ मिलेंगे, 14, 28 और 42। बाकी इधर आ जाएंगे, बाकी इधर आ जाएंगे। तो यही वो लघुत्तम उपसमुच्चय होगा, यानी कि ए यूनियन बी होगा। तो आपसे ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या पूछी जा रही है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फॉर्मूला हमें पता ही है, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी हमें निकालना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 25 है, सेट बी 7 है, और कॉमन कितने थे? 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 29। 29 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 6 सितंबर शिफ्ट 1 2020 का है क्वेश्चन। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आपको m दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आपको n दे रखा है, और आपसे बोला है समुच्चय ए के कुल उप समुच्चयों की संख्या जो है वो समुच्चय बी के कुल उप समुच्चयों की संख्या से 112 ज्यादा है। तो आपसे m इंटू एन की वैल्यू पूछी जा रही है। आपको पता ही है कि अगर किसी समुच्चय में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके उप समुच्चय होते हैं 2 की पावर n। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के कुल उप समुच्चयों की संख्या, अगर ए में m एलिमेंट्स है तो 2 की पावर m होगी। ये क्या है? ये 112 ज्यादा है बी के कुल उप समुच्चयों की संख्या से, यानी कि 2 की पावर n प्लस 112 करोगे तो ये दोनों बराबर आ सकते हैं। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 112। तो 2 की पावर n कॉमन आ रहा है, यह हो जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 112। ठीक है, करेक्ट है। अब देखो 112 हमें बनाना है, क्लियर है? तो हम इसको कंपैरिजन से करने वाले हैं। 112 को हम क्या लिख सकते हैं? 112 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 2, 56 इंटू 2 है ना। 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, करेक्ट है। 2 क्यूब और 2 मिलकर के 2 की पावर 4 बन जाएगा, और इस 7 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब माइनस 1। अब आप कंपेयर कर सकते हो, तो n की वैल्यू आपको मिल गई 4 और m माइनस n की वैल्यू कंपेयर करने पर मिल गई 3। तो m बराबर हो गया n प्लस 3। n की वैल्यू क्योंकि 4 है तो m बराबर 7 हो जाएगा। इसका मतलब m इंटू n कितना होने वाला है? m इंटू n होने वाला है 4 इंटू 7, दैट इज 28। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? तो दोस्तों अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं सेट एंड रिलेशन चैप्टर का। 3 सितंबर शिफ्ट 1 2020 का क्वेश्चन है। समुच्चय ए आपको दे रखा है m बिलोंग्स टू r, जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको रियल दे रखे हैं, वास्तविक दे रखे हैं। समुच्चय बी m बिलोंगिंग टू -3 से 5 दे रखा है विद क्लोज ब्रैकेट एट -3 एंड ओपन ब्रैकेट एट 5। आपको असत्य चुनना है इसमें से कि असत्य कौन है। तो पहले हम ए और बी को निकाल लेते हैं। क्योंकि इसमें बोला है कि मूल वास्तविक है तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब मैं इसको लगाऊंगा तो m+1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये आने वाला है, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4m माइनस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो वी विल बी गेटिंग m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 15 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जिसके फैक्टर हो जाएंगे। और फैक्टर होने के बाद आपके पास जो इंटरवल आएगा वो आएगा -∞ से -3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ब्रैकेट्स का खेल है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखें। ये है ए सेट। बी तो आपको दे ही रखा है, ठीक है। बी में आपको दे रखा है m बिलोंगिंग टू -3 से 5। अब सबसे पहले हम a माइनस बी निकाल लेते हैं। a माइनस बी का मतलब वो सभी एलिमेंट्स जो a में हो लेकिन b में ना हो, है ना। तो -∞ से -3 वैसे भी आपके बी में नहीं है, तो -∞ से -3 पूरा आ जाएगा, लेकिन ओपन ब्रैकेट लगेगा क्योंकि -3 दोनों में है ना। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 5 को आप इसमें ले सकते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। तो ये आपका a माइनस बी है, जबकि यहाँ पर क्लोज ओपन ब्रैकेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत है। ये गलत है, इसका मतलब यही आंसर है ना। असत्य ढूंढना था ना हमें, तो जो गलत होगा वो आपका आंसर है। गलत ये था तो यही आंसर, ठीक है। एक बार बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है? देखो -3 इसमें भी आ रहा है, -3 इसमें भी आ रहा है, तो ये तो सही है। बी माइनस ए करते हैं, यानी कि वो सभी एलिमेंट्स जो बी में हो लेकिन ए में ना हो। तो बी में -3 क्लोज से 5 तक सब कुछ है, लेकिन -3 उसमें भी है, तो -3 को हटा दो, तो -3 ओपन से 5 ओपन तक आपके पास बी माइनस ए आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। डी में ए यूनियन बी बराबर आर। देखो -∞ से -3 यहां पर था और क्लोज 5 से इन्फिनिटी यहां पर था,
फिर -3 क्लोज से लेकर ओपन 5 तक यहां पर था, तो दोनों को जब मर्ज करोगे तो -∞ से इन्फिनिटी तक आप निकल लोगे, तो यानी कि ए यूनियन भी आपके पास आर के बराबर है। तो इसका मतलब ये तीनों सही थे BCD, लेकिन आपको असत्य चुनना था, तो ये तीनों तो सत्य है, तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, दैट्स इट फॉर सेट्स एंड रिलेशन। थैंक यू बच्चों। अगर आपको इस टॉपिक का वीडियो अच्छा लगा और आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799